गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में, कोई पॉइंट किसी को डिस्कस करना है, कुछ पूछना है? यस सर। सर वो m बाय n इज ग्रेटर देन 0 n बाय n इज लेस देन 0, वो हमको हम्म खाली वो लाइन हाइड करना है, उसका रीजन हमको जानने का नहीं है ना। नहीं, रीजन हाँ, अपने सिलेबस में कुछ यूज नहीं आएगा उसका। बस अपन को ये ध्यान रखना है कि इफ m अपॉन n इज पॉजिटिव देन डिवीजन इज इंटरनल डिवीजन, एंड इफ इट इज नेगेटिव देन डिवीजन इज एक्सटर्नल डिवीजन। ओनली इतना ही सफिशिएंट है। यस सर। सर पर वो रेशियो नेगेटिव मतलब वो आपने सिखाया था कल, पर वो पॉइंट भी बाहर आएगा तो उसको फिर डिवाइड कैसे करना, तो नेगेटिव कैसे आएगा? कल ही तो बताया था एक्सप्लेनेशन इसका, और अभी मैंने कहा ना कि इसको डिटेल में जाओ ही मत, तुम्हारे यूज में नहीं आएगा। ऑल्दो एक्सप्लेनेशन के लिए कल वाला जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड, मैंने लिंक, तुम लोगों को रिकॉर्डेड वाला लिंक मिल गया क्या? यस सर। हाँ, तो उसमें एक बार और वापस से देख लेना जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था। कल अपन ने जो दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, नहीं तीन पॉइंट डिस्कस किए थे। एक तो था डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड पॉइंट था सेक्शन फार्मूला, एंड थर्ड वन था कि अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल के चार वर्टिसेस दे रखे हैं तो उनसे हम चेक कैसे करेंगे कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल जो भी है। तो हम इस पे जो लास्ट में डिस्कस किया था, इस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, स्लो वगैरह अपन बेसिक से डिस्कस करेंगे। देखो मैं मतलब एक्चुअली देखो लास्ट ईयर कोविड की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रॉपरली स्टडी नहीं की है। तो अभी जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल ही ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों का 10th क्लास का पोर्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है 10th क्लास में। बिकॉज ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है। तो यहाँ पे, और अगेन, कभी भी तुम्हें ऐसा फील हो कि हमें कोई भी पॉइंट नहीं आता या नहीं समझ आया तो हैंड टू हैंड डिस्कस कर लो। डाउट पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमें अब टाइम में सॉल्व करना है बिकॉज जेई मेंस जो है उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद थोड़ी देर में मैं टाइम शुरू करूंगा। 2 मिनट्स का टाइम अपने पास है, तो देखते हैं कौन सबसे पहले कितना जल्दी आंसर देता है। सभी लोग क्वेश्चन लिखना पहले, उसके बाद सॉल्व करना। आंसर तुम लोग बोल के बता सकते हो, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। हमने कल भी डिस्कस किया था कि ओनली कंसेप्ट सीखना सफिशिएंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुषी ने आंसर दिया है 6, वेदांत ने 5, इन दोनों ने अराउंड 1 मिनट में आंसर दिया है। बट ऑब्वियसली किसी ना किसी का तो गलत है। अंशुल ने दिया है 6, मिहिका, जिनका भी सबका आंसर आ रहा है वो बताते जाना। 7 लोगों ने भी बताया अभी तक, 8 लोगों ने बताया अभी तक आंसर। क्लास में 103 पार्टिसिपेंट्स हैं। 9, 10, 11, 12, 13। ओके, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया और लेस देन 2 मिनट में ही सॉल्व कर लिया, जो सही भी है। यहाँ पे हम आंसर 6 करेक्ट है इसमें। आई थिंक वेदांत ने कोई माइनर मिस्टेक की होगी। यहाँ पे हमने जो कल लास्ट में डिस्कस किया था कि a प्लस सी, मतलब कि a और c डायगोनल का मिड पॉइंट जो है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट इक्वेट करना है। तो a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू b प्लस डी बाई 2। ए वाला पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट, ये ए वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ये सी वाला पॉइंट लिखा हुआ है। तो इनका मिड पॉइंट 1 प्लस 5 अपॉन 2
कॉमा 3 माइनस 7/2 से आ जाएगा, और बी और डी का मिड पॉइंट 4 प्लस a/2, कॉमा -8 प्लस b/2 से आ जाएगा। कंपेयर किया तो 4 प्लस ए इज इक्वल टू 6, ए की वैल्यू 2 आ गई, -4 इज इक्वल टू -8 प्लस बी, डी की वैल्यू 4 आ गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 6। ओके ओके ओके, वही मैंने कहा ना कोई मिस्टेक की होगी। तो देखो इस तरह से हमें जब भी हम जैसे तुम्हें होमवर्क मिला कुछ, तो वो होमवर्क तुम लोगों को जैसे फर्स्ट टाइम जब तुम ट्राई कर रहे हो तब तो उसको प्रॉपरली बिना कोई टाइम का कंस्ट्रेंट लिए सॉल्व कर लो, ठीक है। फर्स्ट अपना एम होता है कि हम कंसेप्ट को सीखें, तो तुम्हें जो होमवर्क मिला तुम्हें उसे बस कंप्लीट करना है, चाहे टाइम ज्यादा लग जाए तो भी चलेगा। फिर होमवर्क कंप्लीट हो गया, क्लास में डिस्कस हो गया, उसके बाद जब तुम उसका रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन के टाइम पे हमेशा, अगर मान लो तुम्हें 20 क्वेश्चंस का रिवीजन करना है तो एग्जैक्टली 40 मिनट्स लेके ही बैठोगे, हमें इन 40 मिनट्स में इन 20 क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग घर पे टाइम की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ, सर इसको अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से ढूंढ सकते हैं ना, बी प्लस डी बाई टू को। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करना होगा, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वेशन नंबर 1, बी सी इक्वल टू ए डी इक्वेशन नंबर 2, ए और बी में 2 इक्वेशंस आ गई, इनको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू आएगी और फिर ए प्लस बी आ जाएगा। सर मैं वही कर रहा था, बहुत लंबा चलता। वो लेंदी हो हाँ जाएगा, वही इसीलिए हमने कल डिस्कस किया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला पैरेललोग्राम या किसी भी केस में लेंदी होता है, जबकि सेक्शन फॉर्मूला जो है वो रिलेटिवली कम टाइम में अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अपन ने कल नोट में भी जो लिखा था वो मेथड 1 डिस्टेंस फॉर्मूला वाला नहीं लिखा था, नोट्स में भी ओनली यही वाला मेथड लिखा था पैरेललोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। सर, तो बी प्लस डी का फिर अपन सेक्शन डिस्टेंस निकाल सकते, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगाया नहीं ना। नहीं बी नहीं, अगर लगाया बी प्लस डी बाई टू में लगाया तो चलेगा क्या, खाली नहीं बी प्लस डी में? मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, अगर तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो ए बी इक्वल टू ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू सी डी डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 1 एंड ए डी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 2। समझा, पर मैं बोल रहा हूँ कि बी और डी में बी प्लस डी बाई टू में अपन नहीं लगा पाएंगे ना। ये तो बी प्लस डी बाई टू का मीनिंग क्या है, बी प्लस डी बाई टू तो बी और डी का मीनिंग मिड पॉइंट है ना, बी प्लस डी बाई टू तो बी और डी का मिड पॉइंट है, पॉइंट नहीं तो डिस्टेंस कहां से आ गई। यस सर। आंसर आपने दोनों फिर इक्वेट किया ना, दोनों एक्स एक्स पॉइंट को बी वाई वाई पॉइंट। बिल्कुल, दोनों साइड के एक्स कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर लिया, ये इक्वेशन आ जाएगी। दोनों साइड के वाई कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करने से ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। सर हम्म सर ए प्लस सी बाई टू बोलते हैं हम लोग, तो वो पॉइंट का हम लोग ए और सी का एक्स 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 कोऑर्डिनेट को बाई टू करते हैं तो हमको वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिलता है ना फिर, बिल्कुल। और सेम फॉर वाई कोऑर्डिनेट। ने बोला है सी, सी डी डी। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर जो दिया है वो डी ऑप्शन दिया है, एक दो लोगों ने सी ऑप्शन भी दिया है। करेक्ट आंसर इज डी। ये जो है जब तुम चेक करोगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर अगर बन गया तो स्क्वायर रोम्बस भी होता है और स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, तो ये तीनों ही बन जाएंगे। करेक्ट, अ स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, अ स्क्वायर इज आल्सो रोम्बस। तो सिंस ये तीनों बन रहे हैं तो आंसर नॉन ऑफ दिस आ जाएगा। और
अभी किसको इस क्वेश्चन में पूछना है? मैंने कुछ और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। हमने सबसे पहले बोला कि जब चेक करोगे तो ये जो इन पॉइंट से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर अगर ये बन गया तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है और रोम्बस भी होता है। तो ए बी और सी तीनों तो ये बन रहा है और क्वेश्चन ने पूछा है कि डज नॉट फॉर्म, तो हमारा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो सर हमको पर रेक्टेंगल ढूंढने का कि स्क्वायर ढूंढने का फिर? नहीं, यूजुअली अगर स्क्वायर बन गया तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स ना। सर, पर अगर हम तो पहले, फिर हम लोग पहले स्क्वायर ढूंढेंगे ना, पैरेललोग्राम ढूंढने का, फिर हमें स्क्वायर ढूंढने का ना पहले। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम चेक करेंगे, पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल चेक करेंगे, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर चेक करेंगे। तो ये तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है। स्क्वायर के लिए अपन ने 3 पॉइंट्स लिखे थे लास्ट क्लास में और ये तीनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अदरवाइज तुम ऐसे भी कर सकते हो, एक बार देखना बोर्ड पे कि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में सिंस अभी जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो पॉइंट्स रिलेटिवली सिंपल पॉइंट्स हैं। अगर हम इनको एक्स वाई एक्सिस पे मार्क करें तो 1.3,0 था, 1.0,3, 1.-3,0 एंड 0,-3। अब हम इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर फिगर बनाए तो सबसे पहले ये तो देख के ही समझ आ गया कि ये एक रोम्बस है। अभी डायग्राम मेरा बहुत अच्छा नहीं है बट ये एक रोम्बस है। उसके अलावा सिंस ये सारे के सारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं, कौन सी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, दोनों ही 6 यूनिट है, तो ये एक स्क्वायर भी बन गया। एक रोम्बस जिसके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हैं, स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे भी अपन कर सकते हैं। अदरवाइज जो अपन ने बेसिक मेथड कल डिस्कस किया था उससे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ना डिस्टेंस एक एक करके? क्यों? यही तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ हाँ, यहाँ पे हम डिस्टेंस बिना पेन चलाए फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 यूनिट हो गया। यस सर, डायगोनल्स तो ठीक है, बाकी जो रेड वाला डिस्टेंस है और हमें चेक नहीं करना बिकॉज डायग्राम से समझ आ जाना चाहिए। अगर तुम चेक करोगे तो अलग बात है, कर सकते हो, पर डायग्राम से समझ आना चाहिए कि जो सिमेट्री इस वाली लाइन के लिए है कि यहाँ भी 3 डिस्टेंस, यहाँ भी 3 डिस्टेंस, वो सेम सिमेट्री इस वाली लाइन के लिए है, तो ये वाली दोनों साइड लेंथ इक्वल आ जाएंगी। हम सिमेट्री का भी यूज कर सकते हैं, ऑलवेज कैलकुलेशन करना रिक्वायर्ड नहीं है। तुम लोगों को स्क्वायर होने के लिए तो उसको 90 तुम लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है? यस और नो? यस, ओके। तो 10th में किए थे। एरिया अच्छा, ऑफ, तो वो रोम्बस बन रहा है तो वो स्क्वायर भी बन रहा है ना फिर तो? डाउट पूछने से पहले थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और मेरी बातों को ढंग से सुनो। बार बार सेम चीज रिपीट नहीं करूंगा मैं। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बोला ही है कि सबसे पहले हमने स्क्वायर फिक्स कर ही लिया, स्क्वायर बन ही रहा है, कई बार बोला ये चीज। तो स्क्वायर बन रहा है तो रेक्टेंगल और रोम्बस भी बन ही गया। बट ऐसा हम नहीं बोल सकते कि अगर रोम्बस बन रहा है तो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है तो रोम्बस बन रहा है। ठीक है सर, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ स्क्वायर चेक करेंगे तो फिर भी काफी होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। If vertices of a triangle ABC are given, or let's say that vertices are A x1 y1, B x2 y2, and C x3 y3. सभी लोग हैंड टू हैंड नोट करते जाना। मैं एक बार वापस से डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता दूंगा। सर, जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना उसमें मैंने एसी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला, 0 आ रहा है, ऐसे तो हो नहीं सकता। वापस से एक बार बोलना, लास्ट क्वेश्चन में क्या?
AC का लेंथ निकाल रहा हूँ, 0 यूनिट्स आ रहा है ऐसे तो। नहीं तुमने माइनस साइन का ध्यान नहीं रखा होगा। अगर तुमने मान लो इसे ए बोला है तो ए पॉइंट सिंस हम 3,0 को बोल रहे हैं और बी पॉइंट -3,0 को बोल रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये 3 माइनस -3। मैंने वो ऑर्डर में लिया, A 0,3, B is -3,0। नहीं तुमने ऑर्डर में तुमने फिर गलत लिया है ना। एक बार देखना कि हमने जो पॉइंट दे रखे हैं उसमें ए कहाँ गया। अगर तुम ए पॉइंट को ये ले रहे हो तो इसके बाद ये बी वाला पॉइंट होगा और सी वाला पॉइंट तो फिर 0,-3 होगा, तो ए सी डिस्टेंस 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, लेट मी चेक, आई चेक। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि विद साइन जो भी नंबर आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि मॉडुलस। तो हमारा जो एरिया का आंसर आएगा वो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू मान लेते हैं, सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ जाएगा, मान लो -7 आ गया, बट एरिया को हम +7 ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर का जो है उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो इसका अपने पास एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, तो वो हम मेथड हम नोट करके लिख लेते हैं, जिससे कि Sir, can you go back? Done, sir. सभी लोग अपने राइटिंग स्पीड को बढ़ाओ। अगर इतना स्लो स्लो चलेंगे तो सिलेबस पूरा ही नहीं होगा कभी। ऑल्दो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन इतना स्लो भी नहीं करना है कि अपन को डबल लेक्चर्स लग जाएं एक ही चैप्टर में। फर्स्ट पॉइंट नोट में, दिस एरिया कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ओके। एक बार अभी एक बार कॉपी पेन छोड़कर बोर्ड पर देखो, सारे लोग बोर्ड पर देखो कि हमने ये जो लिखा हुआ है एरिया फाइंड करने का एक सेकंड मेथड लिखा है। वो जो हमने पहले थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखा था, इन जनरल थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट सॉल्व करने में हमें जनरली थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्म में उस एरिया को लिख लेंगे। ये फॉर्म क्या है, हाफ तो वहां भी था, यहां भी लिखा है। जिस पॉइंट से हमने, जो अपने पास 3 वर्टिसेस हैं ए बी और सी, कोई से भी एक वर्टेक्स से शुरू कर लो। ए हमने ए लिखा वर्टेक्स, फिर बी वर्टेक्स लिखा, फिर सी वर्टेक्स लिखा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। उसके बाद वापस से ए लिखना है, मतलब कि हमने जिस वर्टेक्स से शुरू किया है उसी वर्टेक्स पे हमें फिनिश भी करना है। ऐसे समझ लो कि अगर हमने ए से शुरू किया तो ए के बाद बी लिखा, बी के बाद सी लिखा और सी के बाद वापस से ए लिखना, जिससे कि वो ट्राइंगल क्लोज्ड हो जाए। ठीक है, तो जिस वर्टेक्स से शुरू करना है उसी वर्टेक्स पे फिनिश करना है। फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे लिखनी है, एक बार देखना बोर्ड पर कि ये x1 इंटू y2, x2 इंटू y3, x3 इंटू y1, ये वाले नंबर्स तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद y1 इंटू x2, y2 इंटू x3 एंड y3 इंटू x1, y1 x2, y2 x3, y3 x1, ये नंबर्स नेगेटिव साइन के साथ लिखे हुए हैं। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना समझ आ गया कि हमने जो ये रेड कलर में एरो बनाए हैं इनका मल्टीप्लीकेशन तो पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, और ब्लैक कलर के जो एरो बनाए हैं y1 इंटू x2 विद नेगेटिव साइन, y2 इंटू x3 विद नेगेटिव साइन।
बाई चांस कोई डेटा ऐसा दे रखा है कि y1 इंटू x2 नेगेटिव आ रहा है और एक नेगेटिव हमें लगाना है, तो वो मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। बट हमें तो y1 इंटू x2 का जो भी वैल्यू आ रही है उसके आगे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाना है। ये एक बार नोट करो, और मैं एक बार 2-3 पॉइंट्स और लिख देता हूँ, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन लिखता हूँ। सर आपने जो बोला भी वो एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाना है, वो क्या था मतलब कि एक नेगेटिव हमें लगाना है। अब y1 और x2 इन दोनों का साइन नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो, वो अकॉर्डिंगली अपने आप भी आ जाएगा। एक हमें लगाना है ये वाला नेगेटिव। यस सर। एरिया ऑफ अ पॉलीगन whose vertices सभी लोग हैंड टू हैंड नोट करते जाना। सर ये जो फॉर्मूला आपने डाला है फर्स्ट वाला, वो आप मतलब डिराइव कैसे आया? अगर कोई डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम 1 1 1 है, तो हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके बना सकते हैं। तुम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज 12th क्लास में पढ़ोगे। अच्छा ओके सर, क्योंकि फिजिक्स में हमने थोड़ा बहुत बेसिक वाला पढ़ा था, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्सपेंड करना डिस्कस किया होगा ना फिजिक्स में, यस यस यस। हाँ, प्रॉपर्टीज से आता है, तो प्रॉपर्टीज 12th में कर ली। 12th में आएगी। हाँ, अब एक बार देखना कि जो हमने भी फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया बिल्कुल सेम मेथड से हमने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। इन कोचिंग क्लास आल्सो विल बी टॉट। हाँ, तुम्हारा सारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो 12th का सिलेबस है यहाँ पे कवर हो जाएगा। जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा है, अगर पॉलीगन है और वो n साइडेड पॉलीगन है, दैट मींस उनके उसके n वर्टिसेस हैं, और उन वर्टिसेस को हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन अप टू xn yn ले लिया, ठीक है। यहाँ पे तो ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स थे, यहाँ पे n वर्टिसेस ले लिए, और ये वर्टेक्स इन ऑर्डर हैं। इसको तुम लोग अपने नोटबुक में अंडरलाइन कर लेना, इन ऑर्डर लेने हैं। इसका मीनिंग क्या मैं बता दूंगा अभी, बट अगर अपन ने वर्टिसेस को इन ऑर्डर लिया तो वही है कि फर्स्ट वर्टेक्स से शुरू किया, सारे वर्टेक्स को ऑर्डर में लिखा अप टू xn yn, और वापस से हमने फर्स्ट वर्टेक्स x1 y1 पे फिनिश किया, ठीक है। अब इस इन ऑर्डर वर्ड का मीनिंग क्या है कि मान लो अपन को ऐसे 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। इनसे जो डायग्राम और ये मतलब डायग्राम जो बनेगा पेंटागन का, वो इस तरह से बनेगा। हमें अगर इसका एरिया चाहिए तो हमें सबसे पहले ये वर्टेक्स लेना होगा, उसके बाद ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर वापस से फर्स्ट वर्टेक्स पे हम फिनिश करेंगे। अगर हमने ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा तो जो आंसर आएगा वो कुछ अलग आंसर क्यों आएगा, क्योंकि हमने कहा था हमारे पास ये 5 पॉइंट्स हैं। अगर हमने सबसे पहले ये वाला वर्टेक्स ले लिया, उसके बाद ये वाला वर्टेक्स ले लिया, फिर ये ले लिया, तो पेंटागन एक्चुअल में बनेगा ही नहीं, कुछ और ही बन जाएगा। तो अगर हमें पेंटागन का एरिया चाहिए तो हमें वर्टिसेस को ऑर्डर में ही लेना होगा, और जिस वर्टेक्स से शुरू कर रहे हैं सारे वर्टेक्स कवर करने के बाद उसी वर्टेक्स पे ये एक्सप्रेशन को फिनिश भी करना है। पॉइंट नंबर 3 सभी को पहले से पता है, और पॉइंट नंबर 4 भी पहले से पता है कि एरिया का बेसिक फॉर्मूला
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और एरिया ऑफ ट्राइंगल का। और अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ स्मॉल ए है, देन एरिया इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। पॉइंट नंबर 5 कि अगर कोई ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल इस तरह से है तो स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने कल वाली क्लास में भी डिस्कस किया था कि वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के अपोजिट स्मॉल सी साइड लेंथ हैं। तो स्मॉल ए बी सी तो साइड लेंथ है, वर्टेक्स ए का जो एंगल है वो कैपिटल ए बोल दिया, वर्टेक्स बी का एंगल कैपिटल बी और वर्टेक्स सी का एंगल कैपिटल सी। तो कैपिटल ए बी सी एंगल्स हैं। तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जिन दो साइड लेंथ की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने बी और सी साइड लेंथ की बात की है, तो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो वाला एंगल आ जाएगा। याद करने का मेथड समझ आ गया कि कोई सी भी दो साइड लेंथ ले लो और उन्हीं के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको साइन के अंदर ले लो। तो हाफ ए बी साइन सी या हाफ बी सी साइन ए या हाफ ए सी साइन बी, ये तीनों ही इस ट्राइंगल एबीसी के एरिया के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अभी इसमें जो हमने पॉइंट नंबर 1 to 5 लिखा है, कोई भी पॉइंट किसी को पूछना है? सर वो लास्ट वाला आपको फॉर्मूला कैसे आया? वो वाला फॉर्मूला पॉइंट नंबर 3 से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। जैसे हम अगर ये ट्राइंगल है अपने पास, तो इसका बेस तो हो गया स्मॉल ए, हाइट इसे बोलेंगे, यस सर, एंगल को बी बोला और इस साइड लेंथ को सी बोला। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो हाइट h है, हम ये बोल सकते हैं h इज इक्वल टू सी साइन बी। यस सर, हाँ हाँ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एस हाफ ए सी साइन बी, जो दो साइड लेंथ लिए उनके बीच का एंगल। ओके सर। सर हमको फर्स्ट से सेकंड फॉर्मूला से एरिया मालूम पड़ता है ना, वो पॉलीगन और ट्रायंगल का एरिया मिलेगा ना। हाँ, ये हमने सारा कुछ सारे के सारे पॉइंट्स में एरिया की ही बात की है। सर वो फोर्थ पॉइंट कैसा है? फोर्थ पॉइंट तो तुम्हें पता ही होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, और वैसे भी इसका डेरिवेशन तुम यहां से भी कर सकते हो। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल ए तीनों साइड लेंथ इक्वल हो गई, और एंगल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी तीनों एंगल π/3 के इक्वल हो गए। ठीक है सर कैन यू प्लीज शो प्रीवियस पेज 1 सेकंड? क्या हो जाता है, मैं इतना मैं धीरे लिख रहा हूँ, तुम्हारी स्पीड देखो प्रिंट यस स्पीड सर, हो गया। बिल्कुल भी है ना। मैं चाहे मैं मतलब अभी स्टार्टिंग में अगर तुम्हारी स्पीड कम है राइटिंग की तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्लाइड शो कर दूंगा, बट तुम्हें नोट करना है सारा कुछ। जब तक अपन खुद के मतलब अपने हाथों से नहीं लिखते कोई चीज, तब तक वो चीज अपने माइंड में भी जाती भी नहीं इतना जल्दी। तो हाँ बोलो। जब इन ऑर्डर से आपको वर्टाइसिस से मतलब है ना, वर्टाइसिस हम लोग को इन ऑर्डर में लेने का है ना। बिल्कुल सेकंड वन में बिल्कुल। तो जिसका भी आंसर आए बताना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तुम लोगों को मतलब बोर्ड पे क्या हुआ? और फिर कंफर्म करो, राहुल का आंसर 13 आ रहा है क्या? 13, ओके।
तो हम एरिया के लिए जो हमने नोट में पॉइंट लिखा है वो वाला पॉइंट यूज करेंगे कि कोई से भी एक वर्टेक्स से शुरू कर लो। हमने वर्टेक्स ए से शुरू किया, फिर सेकंड 4, -7 है, थर्ड 0, 0 है, बट अगेन हमें वापस से फर्स्ट वर्टेक्स लिखना है। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमने कहा इन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन एज इट इज, तो फर्स्ट नंबर -14 आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर 0 आ जाएगा, थर्ड नंबर भी 0 आ जाएगा, माइनस नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 3 × 4 12 आएगा, और इसके आगे माइनस साइन आएगा। -7 × 0 0 हो जाएगा, और 0 × 2 0 हो जाएगा। तो ये बना -14 -12 -26/2। तो ये नंबर तो -13 आ रहा है, बट एरिया जो है वो पॉजिटिव आएगा मॉड लेने के बाद, तो एरिया +13 आ जाएगा, जो कई सारे लोगों ने आंसर दिया है। अब मैं एक बार इसी क्वेश्चन को जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड है उससे सॉल्व करके बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का सॉल्व कैसे करते हैं, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो। एक बार हम यहाँ पे देख लें, तो हमने सबसे पहले नंबर्स को क्या लिखा, सबको क्लियर है। फर्स्ट नंबर 2, 3, सेकंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 4, -7, थर्ड सी का कोऑर्डिनेट एंड अगेन ए का कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर हमने कैलकुलेशन इनको मल्टीप्लाई किया है पॉजिटिव, यानी कि जो भी साइन आ रहा है उनको एज इट इज रख लिया, तो -14 0 0। फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया है, तो -12 0 0 -12 0 0। कैलकुलेशन करी तो आंसर आ रहा है -13, बट सिंस एरिया है तो हम मॉड लगा के आंसर देंगे। सेकंड मेथड में हाँ सर वो ये आपने फर्स्ट मेथड किया वो समझा मेरे को, पर वो आया कैसे वो समझाएंगे एक बार आप? समझना भी नहीं है। मतलब वो लास्ट स्लाइड आपने दिखाया था ना वो हाँ वो नहीं, बस वो पॉइंट ध्यान रख लो। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम सॉल्व कैसे करते हैं, कि सबसे पहले इस नंबर 2 को लिखा, इसका मल्टीप्लीकेशन -7 × 1 -0 × 1, ठीक है। उसके बाद हम -3, या मैं बिल्कुल एक और बिल्कुल ही बेसिक से बता देता हूं एक बार, जिससे कि कोई भी और कंफ्यूजन ही ना हो। जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ लिख लेंगे, तो 2 + 2 फिर -3 फिर +1। अब 2 जिस रो और कॉलम में है उस रो और कॉलम को हटा दें, तो जो बचेगा उस डिटर्मिनेंट को लिख दो। फिर -3 जिस रो, मतलब 3 जिस रो और कॉलम में है उन रो और कॉलम को हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको लिख दिया। अगर 3 वाला कॉलम और रो को हटा दें तो 4 1 0 1 ये बचेगा, ठीक है। ऐसे ही 1 की बात करें तो 4 -7 0 0। अब हम सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व कर लेंगे। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू -7 × 1 -0 × 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 × 1 -0 × 1, एंड थर्ड वन में 4 × 0 -7 × 0। तो ये नंबर आ गया -14 और ये नंबर आ गया -12। तो थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, जो तुमने क्रॉस प्रोडक्ट और एंड स्केलर, हाँ स्केलर डबल प्रोडक्ट में यूज किया होगा ये वाला मेथड, सही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बट अगर एरिया की ही अपन बात कर रहे हैं तो इससे मच बेटर मेथड ये है, बिकॉज यहाँ पे रिलेटिवली टाइम जो है अपन को कम लगता है। बट अभी अपन दोनों मेथड्स मैंने बता दिए हैं, तो दोनों मेथड्स तुम लोग नोट कर लो।
सर सर जो फर्स्ट वाला मेथड है उसमें वो सब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मॉड लगा देना है ना? मतलब जो भी आंसर आएगा उसका मॉड लगा देना है। हाँ, ओके सर। सबने लिख लिया, आगे बढ़े। The screen went blur. No, it came back. हाँ, मैंने हर्षल बताया ना, 12th में जब प्रॉपर्टीज पढ़ोगे डिटरमिनेंट का तो आता है ये। Sir, can you show the previous slides method too? हटा दूं? Then sir. थर्टीन पॉइंट फाइव। आप कंफर्म करो। 33, 33/2। अरे तीन लोगों के तीन अलग अलग आंसर आ गए। आई बिलीव नंदिनी ने शायद बाई टू नहीं लगाया होगा, तो 33 आ सकता है आंसर, 33/2 आ सकता है आंसर। थर्टी 5.5, ओहो। 26.5। अच्छा, अभी सभी लोग जिन्होंने भी सॉल्व कर लिया वापस से अपनी कैलकुलेशन चेक करो, बिकॉज इतने डिफरेंट आंसर्स आए हैं तो बहुत सारे लोगों का आंसर रॉन्ग है। मेथड सभी को पता है, क्वेश्चन है इन ऑर्डर बोल ही रखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ध्यान क्या रखना है कि जिस पॉइंट से हमने शुरू किया उसी पॉइंट को लास्ट में भी लिखना है, अगर वो तुमने मिस कर दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो 31.5 अभी बोला गया कॉन्टिन्यूसली। 4, 5, बहुत सारे लोगों ने बोला 31.5। ओके, तो 31.5 अब ठीक लग रहा है बिकॉज कई सारे लोगों का आंसर आया। तो लेट्स चेक। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिखा, अब कैलकुलेशन में
तो हो गया 8 + 8 16 + 15 31 minus 20 21 28 28 और 4 32 31.5 सही है। तो इसमें अब समझाने को तो कुछ है नहीं, बिकॉज सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बस कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। तो स्टार्टिंग में कई लोगों ने गलत किया था, बट बाद में सभी का आंसर करेक्ट आया है। ठीक है, तो ये है एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ इन दिस केस पेंटागन। कई सारे लोगों ने तो आंसर लिखने से, क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर दे दिया। तो करेक्ट है सभी का आंसर। इन दिस केस आंसर इज बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी, बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स का बेस तो सेम है, तो हम हाइट चेक करेंगे। और सिंस अभी दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस, तो दोनों ट्राइंगल की हाइट भी सेम है। तो बेस और हाइट अगर दोनों ही सेम है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों का सेम ही हो जाएगा। सभी को एक्सप्लेनेशन क्लियर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है और दोनों ट्राइंगल की हाइट भी सेम है, बिकॉज हम हाइट जो मेजर करेंगे वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, जो दोनों ही ट्राइंगल के लिए सेम है। ठीक है, सर अगर ऐसा ट्रायंगल और पैरेललोग्राम होता तो फिर पैरेललोग्राम का एरिया डबल होता ना? बिल्कुल। So 1 second. आगे बढ़े, हो गया ये? Yes, sir.
तो ये अगर अपन ने एक्स वाई प्लेन में कोई भी एक लाइन बनाई और ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और थीटा एंगल हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है बिकॉज हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव एंगल लेते हैं। तो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो थीटा को तो हमने बोला है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, इफ दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट x1y1 एंड x2y2, तो हमने इसका जो स्लोप लिखा है यानी कि tan थीटा का जो वैल्यू लिखा है वो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये एक्सप्रेशन तो सेम ही लिखा हुआ है, चाहे तो हम पहले y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लें या फिर यहां से ले जाएं तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो किसी भी एक लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, सर स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं कई, मतलब जनरली वैसे तो स्लोप वर्ड यूज में आता है, लेकिन अगर कभी ग्रेडियंट वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग भी स्लोप ही है। हाँ बोलो। सर वो दोनों एक्सप्रेशन सेम है क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इसलिए। बिल्कुल ठीक है, सब ने नोट कर लिया। आगे नेक्स्ट स्लाइड करूं। सर हमको tan थीटा की वैल्यू मिली तो हमको स्लोप की वैल्यू मिलेगी, तो स्लोप फिर ड्रॉ कैसे करने का वैल्यू को, मतलब x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा अपन को स्लोप का। हमें tan थीटा की वैल्यू मिल गई तो हमें स्लोप की वैल्यू मिल गई। इसके बाद तुम्हारा डाउट क्या था? हमको स्लोप की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स में मिलेगा, कोऑर्डिनेट्स में। हाँ, कोऑर्डिनेट से मिल जाएगी स्लोप की वैल्यू। फिर लाइन ड्रॉ करके स्लोप निकाल लेने का कैसा? नहीं, जैसे मैं एक बार रुको क्वेश्चन कराता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा कि जनरली इस तरह से होगा। तो आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सिंपल था, -6। सिद्धांत ने बोला है सेकंड क्वेश्चन का आंसर 14/5। कुछ स्टूडेंट्स तो हैं जो बहुत क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं और कुछ हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। सर हाँ सर -6 मतलब थीटा इज क्लॉकवाइज राइट? मैं भी बता रहा हूँ इसका मीनिंग, पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो तुमने बोला वो ठीक है, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। फोर्टीन बाय 5 कई सारे लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और क्वेश्चन ने बोला कि स्लोप इज 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो a की वैल्यू 14/5। और अगर देखना कि यहाँ पे जब स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे ये एक्स वाई प्लेन है और हमने कहा कि अगर कोई लाइन इस तरह से होगी तो ये वाला एंगल तो अभी भी एक्यूट एंगल ही है, लेकिन सिंस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ है तो इसको हम नेगेटिव साइन से लेंगे। तो ये वाला एंगल मान लो माइनस, फॉर एग्जांपल माइनस का π/6 है, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो फिर tan ऑफ माइनस π/6 आएगा which is equal to -1/√3। यानी कि नेगेटिव स्लोप की लाइन बन रही है ये। अगर पॉजिटिव स्लोप की लाइन बनेगी तो वो इस तरह से बन जाएगी। तो अगर हमने एंगल को इस तरह से लिया हुआ है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया हुआ है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, उल्टा बोल रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया हुआ है तो स्लोप पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज अगर ले लिया तो स्लोप नेगेटिव होगा। तो इन दिस केस जो लाइन बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। तो सर वो -6 है, वो -6 है क्या? कहाँ पर है? वैल्यू है। तो स्लोप का वैल्यू तो
स्लोप से निकालना कैसे उसका फिर? क्या निकालना है तुम्हें बताओ? मतलब अपन को -6 मिला तो क्या फिर आंसर उससे क्वेश्चन ने अपन से लाइन का स्लोप पूछा था, तो -6 उस लाइन का स्लोप हो गया। Sir, how did you get -5/6 after that? नहीं, वो तो मैंने एग्जांपल लिया था, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया था समझाने के लिए। इस एग्जांपल का इस क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है, ये तो मैंने जब समझाया था। सर अच्छा, तो तो क्लॉक हमने बस इतना बोला कि जब भी स्लोप का आंसर पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब कि जो एंगल बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल बन रहा है। लेकिन अगर स्लोप का आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो हमने कहा कि लाइन इस तरह से होगी कि उसका जो पॉजिटिव एक्सिस से एंगल है वो क्लॉकवाइज होगा, अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो। ये बताया था मैंने। स्लोप की वैल्यू 6 है, उसका मतलब क्या होगा उसका सा? स्लोप की वैल्यू है, एरिया इसका 12, किसी ट्राइंगल का एरिया 12 आ गया तो उसका मतलब क्या है? उसका एरिया है वो। सेम चीज यहाँ पे है कि इसका स्लोप जो है वो -6 है। तो मतलब उसका लेंथ नहीं है ना, ऐसा मतलब पॉइंट पे नहीं है उसका, मतलब वो नहीं है ना। एरिया तो कि वो कितना एरिया एक प्लेन में कवर कर रहा है ये डिनोट कर रहा है, तो स्लोप क्या डिनोट कर रहा है कि वो कौन सी डायरेक्शन में लाइन जा रही है ये डिनोट कर रहा है। स्लोप हमने बोला कि अगर स्लोप -6 है या स्लोप कुछ भी और नंबर है तो tan इनवर्स दैट नंबर उसका एंगल हो जाएगा, और इसका मतलब कि वो एक्स एक्सिस से उतना एंगल बना रही है लाइन। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट में, अच्छा तुम लोग बताओ कि अगर 3 पॉइंट ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, ये चेक कैसे करेंगे? ए बी और सी 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक कैसे करेंगे? अरे ए और सी का मिड पॉइंट निकाल लिया, और वो अगर बी हुआ तो मिड पॉइंट जरूरी नहीं है, स्लोप सेम सही है बिल्कुल। स्लोप एक मेथड बोल गया, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, बिल्कुल करेक्ट मेथड है। और बताओ स्लोप ऑफ ए मतलब प्रॉपर अगर लिखूं, टू चेक एरिया शुड बी 0, ये भी करेक्ट मेथड है। टू चेक कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, फर्स्ट मेथड कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, सेकेंड मेथड कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, थर्ड मेथड sum of any two distances is equal to third distance। अगर कोई सी भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ गया, इसका मतलब कि ट्राइंगल नहीं बनेगा, दैट मींस ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा। तो हम थर्ड मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट वो बात अलग है कि हमें मेथड 1 यूज करना है बिकॉज सबसे कम कैलकुलेशन मेथड 1 में है। स्लोप फाइंड करना ऑब्वियसली एरिया फाइंड करने से तो मच सिंपलर है। तो ये हम ये सारे मतलब इनमें से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मेथड कैलकुलेशन वाइज इन तीनों मेथड में बेस्ट है, तो हमें फर्स्ट मेथड ही यूज करना है। एंड स्लोप है ना, अभी अभी तो पढ़ा है। स्लोप स्टैंडर्ड स्लोप का हमने लिखा था, स्लोप इज डिनोटेड बाय एम, तो एम स्लोप है यहाँ पे। चेक whether these points are collinear or not, collinear नंदिनी ने बोला।
ठीक है, दे आर कोलिनियर, बिल्कुल। तो सॉल्व करने के लिए हमने अगर इन तीनों में से फर्स्ट वाले को ए नाम दे दिया, सेकंड वाले को बी नाम दे दिया और थर्ड वाले को सी नाम दे दिया, तो हम कोई से भी दो पॉइंट्स को लेके स्लोप फाइंड कर लें। तो अगर हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड किया तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 2। स्लोप ऑफ ए बी के बाद तुम स्लोप ऑफ बी सी फाइंड कर सकते हो या स्लोप ऑफ ए सी भी फाइंड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि बी और सी लिया जाए, ए और सी भी ले सकते हो। तो कोई से भी दो स्लोप ले लो जो तीन लाइंस बनेंगी उनमें से। तो स्लोप ऑफ ए सी हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 2। ए बी, बी सी और ए सी तीनों में से कोई से भी दो स्लोप्स लेके उनको इक्वेट कर सकते हो। देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, नोट कर लो यहां तक सारा। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। सर 1 मिनट सर। So we can do slope of AB equals slope of BC also, right? मैंने भी बोला था, सही बोला है, हम कर सकते हैं। तो हम कोई से भी दो स्लोप्स को इक्वल कर सकते हैं इस तरह से, तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। अच्छा ओके सर, मतलब टोटल लाइन भी है उसका सेगमेंट भी दोनों। आगे नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, अभी हो गया। यस सर सर। सब पॉइंट्स को करने गए स्लोप तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा ना। वापस से बोलना। अगर सब पॉइंट्स का हम लोग स्लोप निकालने गए तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। खाली अपन को दो निकालने का था, कोई भी दो। हाँ, कोई भी दो निकाल लें। फिर सर इट डजंट मैटर ना हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, 5 6। अरे क्यों नहीं मैटर करेगा? अगर क्वेश्चन 4 पॉइंट्स की बात कर रहा है, मान लो क्वेश्चन नहीं, मैं लिखता ही हूँ फिर क्वेश्चन एक। Sir, can you please go back once? क्या हो जाता है? तुम लोगों को ऐसा लग रहा है क्लास नोट्स बनाने की हैबिट जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। और किसी क्लास में तुम लोग क्लास नोट्स नहीं बनाते क्या? बनाते हैं सर। हमारे क्लास सर में बनाते हैं सर। बनाते हो तो फिर इतना राइटिंग स्पीड कम क्यों है? अभी नेक्स्ट करूं? अगर 4 पॉइंट्स गिवन है तो हमें एटलीस्ट 3 स्लोप्स को कंपेयर करना होगा। कोई से भी 3 स्लोप्स ले लो और वो तीनों स्लोप की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो ही हम बोलेंगे कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी सबको क्लियर है? लास्ट वाले क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स गिवन थे तो हमने 2 स्लोप्स को लिया था। अगर 4 पॉइंट्स गिवन है तो 3 स्लोप्स को लेना होगा। तो फिर जितने पॉइंट्स दिए उससे खाली एक कम नंबर स्लोप लेने का। ए बी सी कोलिनियर बट डी इज नॉट कोलिनियर, ऐसा है क्या? मेरे पास तो लिखा हुआ है आंसर ऑल 4 आर कोलिनियर। एक बार चेक करो कैलकुलेशन। ऑल कोलिनियर।
तो कई सारे लोगों ने आंसर दिया है, मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। स्लोप ऑफ ए बी, हमने कहा कोई से भी 3 स्लोप्स ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले ए बी लिया, तो हो जाएगा 0 माइनस माइनस बी अपॉन 0 माइनस माइनस ए, तो स्लोप आ गया बी अपॉन ए। उसके बाद स्लोप ऑफ बी सी लिया, तो हो जाएगा बी माइनस 0 अपॉन ए माइनस 0, तो स्लोप आ गया बी अपॉन ए। उसके बाद सी डी लिया, तो दिस बिकम्स ए इंटू बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। न्यूमरेटर से b कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में a माइनस 1, एंड डिनोमिनेटर से भी यहां से a कॉमन लिया, तो a माइनस 1, a माइनस 1 कैंसिल हुआ, तो स्लोप आ गया b अपॉन a। सिंस ऑल 3 स्लोप्स आर इक्वल, देयरफॉर दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो अभी ये वाली बात समझ आ गई कि जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर मान लो अपन को n पॉइंट्स गिवन होंगे, तो फिर हम n माइनस 1 स्लोप्स फाइंड करेंगे उन सारे पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करने के लिए। नोट कर लिया सभी ने ये? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी हम लाइन की इक्वेशन की बात करेंगे, तो लेकिन उससे पहले एक बेसिक पॉइंट कि अगर हमें एक्स वाई प्लेन में एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमें उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि लाइन बना लें हम। सर स्लोप और उसका y इंटरसेप्ट। स्लोप, हाँ, जैसे बोला गया 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है तो हम लाइन बना सकते हैं, या फिर एक पॉइंट दे दिया और एक स्लोप दे दिया तो भी हम लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब कि हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और उस लाइन का स्लोप गिवन है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through point A, मान लिया A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एंड स्लोप ऑफ लाइन is m। Equation of a line which passes through point A, x1, y1, and slope of the line is m, can be written as y minus y1 is equal to m times x minus x1। तुम बता सकते हो
सेकंड केस में लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट केस की हेल्प सर से। पहले सर y minus y1 equals y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. बिल्कुल करेक्ट। सर तो स्लोप निकालेंगे ना? हाँ, हम पहले स्लोप फाइंड कर लेंगे y2 minus y1 upon x2 minus x1, और यहाँ पे स्लोप के प्लेस पे वो जो एक्सप्रेशन आएगा वो रिप्लेस कर देंगे। ठीक, ये स्लोप की वैल्यू हो गई। बजाय हम ये वाला फॉर्मूला याद रखने के, हम यही वाला फॉर्मूला याद रख लेंगे कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, और m की वैल्यू हमने जो अभी स्लोप फाइंड करने का मेथड डिस्कस किया था उससे फाइंड कर लेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। स्लोप ऑफ अ लाइन इज m and intercept made on y-axis is c. Then equation of line is y is equal to mx plus c. सर फर्स्ट वाले में हमको एक पॉइंट और स्लोप दिया होगा ना? हाँ, गिवन होगा एक क्वेश्चन में। एनी वन पॉइंट ना, मतलब कोई भी एक point। नोट कर लिया सभी ने? तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में तो हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो हमें पता है कि मीनिंग क्या है। थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन स्टेटमेंट ने यहाँ पे वर्ड यूज किया है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? तो उसके लिए एक बार बोर्ड पर देखना सारे लोग कि जैसे कोई भी एक लाइन है, ये है एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और कोई भी एक लाइन इस तरह से है, ये लाइन मान लो वाई एक्सिस को पॉइंट 0,3 पे कट कर रही है और एक्स एक्सिस को पॉइंट -5,0 पे कट कर रही है। तो इस लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -5 एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू +3। तो इंटरसेप्ट जो है वो विद साइन आएगा, तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ। तो अगर ये डायग्राम है, ये सिचुएशन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने बोला एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू +3, -5 इन दिस केस, -5 एंड +3। अब इसका हम रिवर्स भी बोल सकते हैं। रिवर्स क्या? कि जैसे उस स्टेटमेंट ने दिया था कि लाइन का जो y इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मेड ऑन y एक्सिस का मतलब y इंटरसेप्ट, दिस इज इक्वल टू c। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 0,c। अगर लाइन का y इंटरसेप्ट 3 गिवन है तो लाइन 0,3 से पास कर रही है, तो लाइन का y इंटरसेप्ट अगर c गिवन है तो लाइन 0,c पॉइंट से पास करेगी, और क्वेश्चन ने जो पॉइंट नंबर 3 है उसने स्लोप को m बता रखा था। तो हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप बता रखा है और यहां से हमने पॉइंट 0,3 फाइंड कर लिया। तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज कर सकते हैं, बिकॉज इस मेथड से लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए तो हमें ओनली पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन y माइनस y1
इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इस तरह से बन रही है। हमने यहाँ पे यही लिखा है y इक्वल टू mx प्लस c। हाँ बोलो सर वो सी वाला पॉइंट नहीं समझा, मतलब ये इंटरसेप्ट मेड ऑन y एक्सिस इज सी, वो पॉइंट। ये इंफॉर्मेशन गिवन है अपन को। हाँ तो सर अपन उसको ग्राफ में कैसे क्वेश्चन बता देगा कि जो लाइन है उसका y इंटरसेप्ट जो है वो c है। मान लो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 3 है, तो इसका मीनिंग हमें क्या लेना है कि लाइन जो है वो 0,3 पॉइंट से पास कर रही है, और क्वेश्चन बोल देगा कि इसका स्लोप जो है वो 2 है। तो उस लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप 2 है और जिसका y इंटरसेप्ट 3 है। तो हमने कहा कि लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि m जो है वो 2 गिवन था और c जो है वो 3 गिवन था। तो अपन वो फर्स्ट पॉइंट से निकाला, तो फर्स्ट, हाँ फर्स्ट पॉइंट से इसका डेरिवेशन किया है। तो वो नोट करने का है? नहीं, यहां तक नोट कर लो। यहां तक सबने नोट कर लिया? यस सर। नेक्स्ट फॉर्म है लाइन का, डाउट था वो Point. x इंटरसेप्ट सर। हाँ सर तो x इंटरसेप्ट x एक्सिस पे होता है, y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे होता है, ऐसा ना? थर्ड था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और फोर्थ है इंटरसेप्ट फॉर्म बोल दो या फिर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों एक ही मीनिंग है, इंटरसेप्ट फॉर्म और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। Sir, intercept form is also called डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। okay. मैं दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, एक बार कंप्लीट नोट कर लो। ये डायग्राम जब बना रहे हो तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम को। एक बार बोर्ड पर देखो, नॉर्मल फॉर्म में ये रेड में तो लाइन है जिसके अपन को इक्वेशन चाहिए, ठीक है। ये लाइन एक्स और वाई एक्सिस को ए और बी पॉइंट पे कट कर रही है। इस लाइन पे ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी है और ओपी डिस्टेंस स्मॉल पी के इक्वल ले रखी है अपन ने। और एक और चीज है कि जो ओपी है
यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, दिस मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये इंफॉर्मेशन यानी कि स्मॉल p हमें गिवन होगा और अल्फा हमें गिवन होगा। p और अल्फा अगर आपको गिवन है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल p। और p यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि p इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो डायग्राम जब बना रहे हो तो ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर है लाइन पे। So how you derive that formula? हाँ, एक बार देखो, एक बार सभी ने नोट कर लिया क्या सारा? यस सर। पॉइंट नंबर 4 में हमने लिखा है इंटरसेप्ट फॉर्म या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमें दोनों की दोनों इंटरसेप्ट्स x और y दोनों इंटरसेप्ट बता रखे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ये अगर x इंटरसेप्ट a है तो लाइन a,0 पॉइंट से पास करेगी, y इंटरसेप्ट b है तो लाइन 0,b पॉइंट से पास करेगी। यानी कि हमें लाइन पे 2 पॉइंट मिल गए, तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके हम लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, और जो सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपल फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 आ जाती है। x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट। ठीक है, इस तरह से अपन ध्यान रख सकते हैं। बट डेरिवेशन क्या हमने बताया अभी कि हमने इन इंफॉर्मेशन को इस तरह से यूज में लिया कि लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनका यूज 2 पॉइंट फॉर्म में करने के बाद हमें लाइन की इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 मिल जाएगी। इन दिस केस डेरिवेशन क्या है कि अगर हम इस डायग्राम से OA डिस्टेंस और OB डिस्टेंस फाइंड कर लें, तो OA डिस्टेंस का मतलब तो x इंटरसेप्ट हो जाएगा और OB डिस्टेंस का मतलब y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो तुम लोग बताना, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से ये वाली लेंथ स्मॉल p है, तो OA डिस्टेंस क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ p एंड अल्फा? OA डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ p एंड अल्फा, OA डिस्टेंस क्या होगी? मैं उस ट्राइंगल को यहां बना रहा हूं, T पे तो राइट एंगल बन रहा है और ये O है और ये A है, और OP जो डिस्टेंस है वो स्मॉल p के इक्वल है। तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में इन अच्छा, और एंगल अल्फा कौन सा है? AOP। ये वाला एंगल अल्फा है, तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में OA डिस्टेंस क्या होगी? P cos अल्फा बोला गया, cos अल्फा अपॉन P बोला गया, P cos अल्फा बोला गया, OA cos अल्फा। हर OA डिस्टेंस हमें चाहिए, OA कितना है? cos अल्फा अपॉन P। cos अल्फा अपॉन P थोड़ी होगा, P अपॉन cos अल्फा होगा, दो लोगों ने cos अल्फा अपॉन P बोला है। OA डिस्टेंस इन दिस केस P अपॉन cos अल्फा होगा, बिकॉज P नहीं, हाँ ठीक है, बिकॉज OA cos अल्फा इज इक्वल टू B। इसको तुम x मान लो और अभी सॉल्व कर लो, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन P, सॉरी P अपॉन x। cos अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन x। हाँ, P लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ये जो स्मॉल p है ये P लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे लिखा भी है, एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज स्मॉल p। ठीक है, तो जो भी अब इसमें अपने काम का नहीं मैं वो हटा देता हूँ। सर तो फिर इसमें तो x cos अल्फा हमको p मिल गया, तो y sin थीटा, तो y sin अल्फा तो 0 होना चाहिए फिर। बिल्कुल, कि जैसे हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया है, बिल्कुल सेम मेथड से हम y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। तो मैं जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ कि अभी जो ट्राइंगल था वो इस तरह से था, यहाँ पे O वाला पॉइंट लिया था, यहाँ पे A वाला पॉइंट लिया था, यहाँ पे P वाला पॉइंट लिया था, और ये स्मॉल p है और ये अल्फा है। तो OA डिस्टेंस जो है इसको हमने अगर x मान लिया तो P अपॉन x इज इक्वल टू cos अल्फा से x दैट इज OA की वैल्यू P अपॉन cos अल्फा आती है। ठीक है, P अपॉन cos अल्फा का मतलब
कि x इंटरसेप्ट p अपॉन cos अल्फा हो गया या p sec अल्फा हो गया। सेम मेथड से सॉल्व करोगे तो y इंटरसेप्ट जो है वो p cosec अल्फा आ जाएगा। तो हमारी जो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है वो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। p को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और sec और cosec को ऊपर कर दिया, तो ये बन गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ऑल्दो इसका डेरिवेशन हमारे कुछ काम नहीं आएगा, पर एक बार अपन ने डिस्कस कर लिया कि लाइन की इक्वेशन बनी कैसे। तो लाइन की इक्वेशन अपन को अब क्या ध्यान रखना है कि अगर हमें दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन है तो x इंटरसेप्ट x के नीचे, y इंटरसेप्ट y के नीचे आ जाएगा, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेकंड कि अगर हमें नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p है। यहाँ पे p जो है वो इस लाइन पे ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, स्मॉल p लेंथ है तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, और अल्फा जो है ये है OP लाइन जो है OP, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। हमको रेड लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। हाँ, ये जो इक्वेशन है वो इस वाली लाइन की इक्वेशन है। सर कैन यू शो द नेक्स्ट पेज? ये इसमें आपको कुछ नोट नहीं करना है, डेरिवेशन अपने काम का नहीं है, हमें तो बस समझना है कि लाइन की इक्वेशन बनी कैसे। तो हमको उसमें ओपी मिल रहा है ना। तुम्हारा ऑडियो क्लियर नहीं है, वापस से बोलो। हमको उसमें ओपी का लेंथ मिल रहा है ना। हाँ, ओपी का लेंथ गिवन होगा। हाँ तो सर हमने 5 फॉर्म्स की इक्वेशंस लिखी हैं, 2 फॉर्म्स और बची हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले इन पे क्वेश्चंस करते हैं कुछ। सर हाँ सर आफ्टर यू फाउंड p cos by cos alpha, then where did you substitute it? Like you got x cos alpha, कैसे है वो समझा नहीं। अभी हमने जो लिखा था उसमें x अपॉन p sec अल्फा, ये समझ आ गया था। Yes sir. How did you get x sec alpha? p cos alpha मतलब वो ठीक है। If this distance is small p, this angle is alpha, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? p by cos alpha। हाँ, तो ये हो जाएगा। इसको मैं अगर OA बोल रहा हूँ तो OA is p by cos alpha, that means p sec alpha, ठीक है। और इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग OA x इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद आपने वो डबल पॉइंट वाले में हाँ, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। सर तो जो इक्वेशन है वो मतलब p इक्वल टू x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, वो लाइन का इक्वेशन कैसे बना? फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी से आंसर बताओ। बहुत हेलो सर। सर उसके बाद फिर y इंटरसेप्ट क्या होगा आफ्टर यू गेट p by cos alpha? p अपॉन sin alpha, that is p cosec alpha। हेलो सर। क्या आफ्टर दिस सम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द फोर्थ का डेरिवेटिव कैसा था वो इंटरसेप्ट फॉर्म का? दिमाग लगाओ, डेरिवेशन में मत जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा तुम्हारा 10th बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। तो जितना बताया जाए उतना समझो और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। दो लोगों ने आंसर दिया, 3 लोगों ने आंसर दिया। ठीक, तो विद इन 1 मिनट कई सारे लोगों ने आंसर दिया है।
और हमें और सभी ने करेक्ट, मतलब सिंस सबका आंसर सेम है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आंसर करेक्ट होगा। तो लाइन की सिंस 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो पहले तो हम चलो चाहो तो अलग से स्लोप फाइंड कर लो। y माइनस y1 वो सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से लाइन का स्लोप -1/3 आ गया। लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ये लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया x प्लस 3y इक्वल टू 11। Question number 2. Find equation of a line which has slope equal to 3 and y-intercept equal to -5. टाइम इसके लिए 30 सेकेंड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Find equation of a line which has slope equal to 3 and y-intercept equal to -5. थ्री एक्स माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c। क्वेश्चन ने डायरेक्टली m3 और c को -5 बोला हुआ है, तो इक्वेशन बिकम्स y इक्वल टू 3x माइनस 5। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, स्लोप इक्वल टू 4, x इंटरसेप्ट इक्वल टू -3। फोर एक्स माइनस वाई प्लस 12 इक्वल्स टू 0। राहुल ने बहुत क्विकली आंसर दिया, नंदिनी का भी आंसर आ गया, और लोग भी देखो देखो इतना कम टाइम में आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि चलो स्लोप तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 है, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट का यूज कि ये लाइन जो है वो पॉइंट -3,0 से पास करेगी, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार देखो लास्ट में कि स्लोप जो है वो 4 है, x इंटरसेप्ट -3 है, तो स्लोप तो 4 हो गया, लेकिन x इंटरसेप्ट -3 का हमने यूज कैसे किया कि लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट -3,0, और फिर हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन का यूज किया, तो पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 4x प्लस 12। सभी ने लास्ट वाले इस वाले साइड में से सारा कुछ नोट कर लिया? सर हम थर्ड वाला स्लोप इंटरसेप्ट से भी कर सकते थे ना? थर्ड वाले फॉर्म में कंपलसरी है कि जो इंटरसेप्ट होना चाहिए वो y इंटरसेप्ट ही होना चाहिए। यहाँ पे हमें x इंटरसेप्ट गिवन था, तो हम नहीं कर सकते। ओके सर। फोर्थ पार्ट हमने अभी फर्स्ट, हाँ, लाइन का x इंटरसेप्ट 4 है और y इंटरसेप्ट -3 है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है।
एलसीएम लेके सिंपलीफाई करके बताना है। राहुल ने बोला 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। ठीक है, दो लोगों ने आंसर दिया, सेम आंसर दिया। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे अपन यूज कर लेंगे। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b, और b के प्लेस पे -3 आएगा इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई किया तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 12 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ Sir, how to know that we have to use intercept form or which form? ऑडियो प्रॉपर नहीं है। मालूम कैसे पड़ेगा कि हमको इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना है या फिर कुछ और फॉर्म यूज कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन ने दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन ने स्लोप और y इंटरसेप्ट दे रखा है तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नाम भी तो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप और x इंटरसेप्ट दे रखा है तो यहाँ पे हमने x इंटरसेप्ट का मीनिंग एक पॉइंट से किया, तो हमें स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा तुम लोगों को मीडियन किसे बोलते हैं, आइडिया है? The line that like divides the other side in half. The line that is bisecting the angle and is the midpoint between the opposite lines. एंगल बाइसेक्ट नहीं करेगी। मीडियन इज अ लाइन पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टिसेस एंड मिड पॉइंट ऑफ रिमेनिंग टू वर्टिसेस। हाँ, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो अगर हमें वर्टेक्स ए वाला मीडियन चाहिए तो बी और सी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा, ए वाला पॉइंट एम वाला पॉइंट, इनको मिला के लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो क्वेश्चन एक इस तरह से मैं बोल रहा हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स 2,3, बी के कोऑर्डिनेट्स 4,7 और सी के कोऑर्डिनेट्स -2,1। फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन of triangle ABC which passes through vertex A. दक्ष अभी बोलना, तुम्हें क्या डाउट था? सर ऐसे कोई रूल है क्या, मतलब कि y should be on the left and x and 12 should be on the right, ऐसे हम लिखते हैं या हम कुछ भी कर सकते हैं 3x - 4y। अगर तुम्हारा डाउट ये है कि हमने अगर अल्फा बीटा कोई पॉइंट लिया है तो डेफिनेटली जो फर्स्ट नंबर है ये x कोऑर्डिनेट ही होगा एंड सेकंड नंबर जो है वो y कोऑर्डिनेट। नहीं सर, ये नहीं, मैं इक्वेशन का फॉर्म पूछ रहा हूं, लाइक इज इट नेसेसरी दैट ओनली लेफ्ट में y होना चाहिए? तुम लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हो क्या? यस सर। नहीं, हम कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब हमारा अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। वैसे अपना पेपर ऑब्जेक्टिव है, बट अगर ये लिखा हुआ है तो ये करेक्ट आंसर है, अगर ये लिखा हुआ है तो ये भी करेक्ट आंसर है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये भी करेक्ट आंसर है। कैसे भी लिख दो, एक्स और वाई कहीं भी आ जाए। ओके सर। 4,7 लिखा है ये पॉइंट। स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट ए। तो पहले हम मिड पॉइंट ऑफ बीसी फाइंड कर लेंगे। -2/2 यानी कि 1 आ जाएगा x कोऑर्डिनेट, 7 + 1/2 यानी कि 4 आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। ये हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया जिसको हम m बोल देते हैं। तो मीडियन जो है वो इन दिस केस am हो जाएगा और उसकी इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। तो ये बन रहा है नंबर 1/1 - 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। कई सारे लोगों ने आंसर बताया भी है, एक दो को का रॉन्ग है, अदरवाइज और लोगों का करेक्ट है। तो देखना जिनका भी रॉन्ग है उन्हें उनकी मिस्टेक समझ आ गई, क्या तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी या फिर अगर कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो डिस्कस कर लो, अगर कुछ समझ नहीं आया है तो। सर इसमें हमको 2 पॉइंट्स मिले थे, अपने वो 2 पॉइंट डाल दिया ना ए और एम। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म का यूज किया है क्योंकि हमें पॉइंट ए पता था और पॉइंट एम हमने फाइंड कर लिया, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख ली। 2 पॉइंट फॉर्म में हम यहाँ पे कोई सा भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं। अभी हमने ए वाले पॉइंट के वर्टिसेस यूज करें, चाहो तो एम वाले के भी यूज कर सकते हो। तो वो पासेस के बाद आपने क्या लिखा है, पासेस के बाद मैंने थ्रू लिखा है, THROUGH, इसको शॉर्ट में THRU लिख दिया मैंने। सर आपने एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट किया? मिड पॉइंट से, एम इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, और मिड पॉइंट कैसे अपन फाइंड करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके थैंक यू सर। तुमने खाली मतलब हर्षित तुम्हारा ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है बिल्कुल ही। सर y1 को अपन ने मतलब a का मिड पॉइंट लिया, अपन m का ले सकते हैं ना मिड पॉइंट, m का मिड पॉइंट ले सकते हैं अपन। y1 अपन ने, वापस से बोलना, y1 को अपन ने a का कोऑर्डिनेट लिया ना, यहाँ पे कह रहे हो हम लोग m का ले सकते हैं ना, m का कोऑर्डिनेट। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी जस्ट यही तो बोला था हर्षित, मैं तुमको आज क्लास में 2-3 बार यही टोक चुका हूँ, मैंने जस्ट अभी ये बोला था। तो या तो तुम जब मैं बोलता हूँ तो तुम अपने कोई क्वेश्चन में लगे रहते हो, क्लास में जो भी बोला गया उसको प्रॉपर्ली एक बार सुनो। अच्छा, अपन ने अभी तक पॉइंट स्लो फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सारे कवर कर लिए ना। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर तो अभी यहाँ पे कुछ पूछना है? हाँ सर एक्चुअली मुझे 5th वाला समझ नहीं आया सर, मीडियन का मुझे डेफिनेशन वापस बता सकते हो? मीडियन इज line which passes through one vertex and, हाँ नॉर्मल फॉर्म का मैं भी कराऊंगा, and bisect opposite side। तो यहाँ पे हमने बोला कि वर्टेक्स ए से पास करने वाली मीडियन चाहिए, और मान लो ये ट्राइंगल है, तो आपको अगर ए वर्टेक्स वाली मीडियन चाहिए तो अपोजिट साइड बीसी का मिड पॉइंट पहले हमने फाइंड कर लिया एम, और फिर ये लाइन की इक्वेशन चाहिए जो ए एज वेल एज एम से पास कर रही है। यस सर, थैंक यू। नॉर्मल फॉर्म के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखते हैं। नहीं, अगर तुमको ऑलरेडी पता है कि मीडियन किसे बोलते हैं तो नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
नंदिनी ने तो क्वेश्चन लिखने से पहले ही आंसर दे दिया और आंसर भी करेक्ट है। बस एक बार पॉइंट नंदिनी, हम जनरली जो एंगल्स यूज करते हैं वो रेडियन में यूज करते हैं, तो 60 डिग्री की जगह π/3 कर लेना। हाँ इज इक्वल टू 5/2। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, अब एक बार देखो जिनको मेथड नहीं पता है, कि अगर हमें कोई सी भी एक लाइन दे रखी है ax प्लस by इज इक्वल टू c, a और b कोई a b c कोई नंबर है जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए a² प्लस b² के रूट से डिवाइड कर लेंगे पूरी लाइन को। तो इन दिस केस a² प्लस b² का मीनिंग क्या हो गया, a² प्लस b² के रूट का मीनिंग 1 प्लस 3 यानी कि 4 का रूट दैट इज 2। तो हम पूरी इक्वेशन को a² प्लस b², x का जो कोफिशिएंट है y का जो कोफिशिएंट है, इनके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड कर लेंगे। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा, एक बार डिवाइड करते हैं तो लाइन बन गई 1/2 टाइम्स x प्लस √3/2 टाइम्स y इज इक्वल टू 5/2। जो हमारी नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन है वो है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब कि 1/2 को cos अल्फा की टर्म्स में लिखना है, और 1/2 जो है वो cos π/3 की वैल्यू होती है। तो x cos π/3 प्लस y sin π/3 इज इक्वल टू 5/2। ये इस क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन ने सिर्फ कन्वर्ट करने को बोला है। और सेकंड पूछा है कि हमें स्मॉल t दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन ये बताना है। तो सेकंड पार्ट का आंसर p इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट सिचुएशन है जो बहुत ही सिंपल सिचुएशन है। अगर मान लो क्वेश्चन ने ये बोल रखा होता, सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सेम ही है, लेकिन लाइन की इक्वेशन अभी इस वाली फॉर्म में गिवन है, x प्लस √3y इज इक्वल टू -5। या ऐसा कर लेते हैं, एक और साइन को चेंज कर लेते हैं, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव। इस वाली क्वेश्चन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वही इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताना है। बट उससे पहले एक बार लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो कुछ डिस्कस करना है तो। सर we divide by a² plus b² to bring it in standard form, no? हाँ, जब भी तुम a² प्लस b² के रूट से डिवाइड करोगे तो x का कोफिशिएंट अगर cos अल्फा बोलोगे तो ऑटोमेटिकली y का कोफिशिएंट sin अल्फा बन जाएगा स्टैंडर्ड टर्म्स में। सर हाँ p इक्वल टू 5/2 जो हमको x उसमें से मिलाना पड़ता। हाँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने उससे कंपेयर कर लिया तो p की वैल्यू 5/2 आ गई। सर क्योंकि cos 90 होता तो है 1 ऑलरेडी, इसलिए अगर तुम उसको 1 लोगे, x के कोफिशिएंट को 1 लेके cos 90 लिखोगे तो देखो y का कोफिशिएंट sin 90 नहीं बन रहा। हमारा फॉर्म है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, तो सेम ही अल्फा यूज करना है cos और sin। ओके सर। नंदिनी, cos और sin दोनों में सेम अल्फा यूज करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि p जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। थीटा इज 300 डिग्री। हाँ तुम इन दिस केस 300 आ रहा है क्या? नहीं 300 नहीं आ रहा है, नेगेटिव बाय पॉजिटिव 300 नहीं आ रहा थीटा। टू पाई बाय थ्री हाँ 2π/3 आ रहा है, सही बोल रहे हो। अब एक बार बोर्ड पर देखना कि जब भी हमें इस टाइप की लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट स्टेप
कि राइट साइड का जो नंबर है उसे हम पॉजिटिव बनाएंगे, बिकॉज राइट साइड में p आता है एंड p डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव बनाने के बाद अगेन वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। इन दिस केस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट सेम ही आ रहा है, तो हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, थर्ड केस कि अब हमें इनको साइन, थर्ड स्टेप साइन और कॉस में लिखना है। तो पहले हम एक्यूट एंगल की बात कर लें कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 एंड साइन थीटा की वैल्यू √3/2। एक्यूट एंगल थीटा इक्वल टू π/3 पे होती है। कॉस हमने भी साइन पे ध्यान नहीं दिया, पहले हमने कहा कि मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो 1/2 और √3/2, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 एंड साइन थीटा की वैल्यू √3/2 से हमने थीटा को π/3 फिक्स कर लिया। लेकिन अभी जो इक्वेशन है उसमें x के आगे नेगेटिव है, y के आगे पॉजिटिव है। x के आगे नेगेटिव, y के आगे पॉजिटिव, तो बताना एक्स वाई प्लेन में ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया? x नेगेटिव, y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया। ठीक है, जब भी हमें किसी एक एंगल, एक्यूट एंगल थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो हम उसको पाई माइनस थीटा करके यूज कर लेंगे। तो इन दिस केस जो एंगल आएगा वो 2π/3 आ जाएगा। मैं अभी इस चीज को और भी एक्सप्लेन करूंगा, बट एक बार मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। तो हमने कहा कि x cos 2π/3 प्लस y sin 2π/3 इज इक्वल टू 5/2। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब एक बार वापस से देखो कि हमने जो भी कोफिशिएंट्स आए थे पहले उनके मैग्नीट्यूड से एक एक्यूट एंगल डिसाइड कर लिया। हमने बोला मैग्नीट्यूड यानी कि पॉजिटिव नंबर, तो हम अगर साइन और कॉस को पॉजिटिव लेंगे तो थीटा हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आ जाएगा। थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिक्स करने के बाद फिर हमने चेक किया कि यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यानी कि x के आगे नेगेटिव है, y के आगे पॉजिटिव है। तो जब भी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो हम थीटा के प्लेस पे पाई माइनस थीटा यूज कर लेंगे। जब भी हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो थीटा के प्लेस पे पाई प्लस थीटा यूज कर लेंगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो थीटा के प्लेस पे माइनस थीटा यूज कर लेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड होगा? हमने कहा x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। मान लो क्वेश्चन को मैं चेंज करके यहाँ पे प्लस साइन लगा देता हूं। यहाँ पे अगर प्लस साइन होगा तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। तो x के आगे भी माइनस साइन है, y के आगे भी माइनस साइन है, x और y के दोनों के आगे माइनस माइनस साइन है। तो इसका मीनिंग कौन सा क्वाड्रेंट बन गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट अगर बन गया तो हमें फिर थीटा को पाई प्लस थीटा से रिप्लेस करना होगा। दैट मींस जो अब यहाँ पे एंगल आएगा वो पाई प्लस π/3, दैट इज 4π/3 आ जाएगा। तो यहाँ का और हमेशा हमारा जो फाइनल फॉर्म है वो ये ही होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, p मस्ट बी पॉजिटिव। x और y ये दोनों के कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होने चाहिए और cos और sin इन दोनों का एंगल भी सेम होना चाहिए। ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड। तो एक बार अभी जो बोर्ड पे लिखा है वो देखना, तुम्हें कुछ भी पूछना है? हाँ, ये सारा अपने काम का ही है। सर पाई माइनस थीटा इक्वल टू 2π/3 कैसे है वो? पाई माइनस थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/3, कैलकुलेशन कर लो। ओके सर। सर ये पाई माइनस थीटा का मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे? सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है तो मतलब क्यों होता है वो? So can you show the previous slide once? एक मिनट। तो अगर ये वाला एंगल भी थीटा है तो यहां से जो एंगल मेजर करेंगे ये एंगल पाई माइनस थीटा हो गया। अच्छा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ऐसे अगर मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में होता और हम बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल थीटा है
तो ये वाला जो एंगल है वो पाई प्लस थीटा हो जाएगा इस तरह से। चलो आज की क्लास में अपन यहाँ तक ही रखते हैं। सर हाँ सर मुझे लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन, तो इसमें क्या क्या चीज समझ आ गई, क्या क्या चीज समझ नहीं आई, ये बताना है। सर वो पाई/3 का कन्वर्जन मुझे अच्छे से समझ नहीं आया। एक मिनट रुकना। हाँ पाई/3 में हमने कहा कि पहले तो हमने अच्छा मतलब एंगल पाई/3 कैसे डिसाइड किया, ये समझ आ गया क्या? यस सर। फिर हमने कहा कि जो x है उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है और Yes, y sir. का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। x नेगेटिव y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? सर थर्ड क्वाड्रेंट। x नेगेटिव y पॉजिटिव। सर याद नहीं कौन सा क्वाड्रेंट। याद रखना भी नहीं है तो x y प्लेन को सोच के बताओ ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं बताना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव और सेकंड में x नेगेटिव और y पॉजिटिव। तो हमने कहा कि x नेगेटिव y पॉजिटिव का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो हमारा एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यस सर। ठीक है हाँ तुम लोग जा सकते हो। ठीक है मैं सर एंड ही कर रहा हूँ। सर चलो हम और डाउट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।